अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने फॉर लूप्स का इन डेप्थ एनालिसिस किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर लूप्स देखी थी और उनको फिर हमने उनके टाइम फंक्शंस और टाइम कम्प्लेक्सिटीज जो हैं वो कैलकुलेट की थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम वाइल लूप का एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं और इसके बाद अगर हमारे पास इफ एल्स वगैरह हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है हमारे टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस के ऊपर। वाइल लूप क्या है एक्चुअली? वाइल लूप में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस के लिहाज से वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, दिस इज अ वाइल लूप। इसको अगर हम कंपेयर करें अपनी फॉर लूप के साथ तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, जस्ट सिंटैक्स डिफरेंट है। अगर हम बात करें फॉर लूप की, मैं यहाँ पे एक फॉर लूप ओपन करता हूँ एंड दिस इज अ फॉर लूप। ठीक है, तो अब इन दोनों का जस्ट सिंटैक्स चेंज है, बाकी इनकी वर्किंग सेम है। फॉर लूप में क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन हो जाती है, फिर कंडीशन आ जाती है, देन हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है और स्टेटमेंट जो हमारी हैं लूप के अंदर वाली वो एग्जीक्यूट होती है। वाइल लूप में, फॉर लूप में हमारे पास ये सब कुछ एक ही लाइन पे हो रहा होता है। वाइल लूप में क्या है, हम इनिशियलाइजेशन अलग करते हैं, कंडीशन हमारी वाइल के कीवर्ड के साथ होती है और इंक्रीमेंट हमारे पास लूप के अंदर हो रहा होता है। तो initialization, condition and increment in while loop are on separate lines, while all these three things are on same line for loop. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी while loop आ गई है कि आपको while loop का एनालिसिस करना है तो आप उसको मैप करने की ट्राई करें इन अ फॉर लूप। अब अगर तो वो मैप हो जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो सकती तो उसको नेकेड आई से उसका टाइम कम्प्लेक्सिटी या टाइम फंक्शन बताना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमें अब उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट है, एक वाइल लूप है, तो हम इसको इन द टर्म ऑफ फॉर लूप देखें तो हमारे पास i इज इक्वल टू 0 है, i इज लेस देन n है और i प्लस प्लस 4 है। तो दिस इज सिमिलर टू द फॉर लूप। तो हमें पता है कि ये स्टेटमेंट जो है दिस विल ऑलवेज एग्जीक्यूट फॉर वन टाइम ऑनली। ठीक है, नाउ देन दिस स्टेटमेंट जो वाइल लूप की है ये हमें हमेशा हमारे पास n प्लस 1 टाइम्स चलेगी। n टाइम्स ये ट्रू होगी और जो नेक्स्ट टाइम होगा वो फॉल्स होगी। तो इसके अंदर वाली जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा हमारे पास ये वाली n टाइम होगी और इंक्रीमेंट भी हमारे पास n टाइम्स ही होगा। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये मेरे पास बन रहा है 3n प्लस 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऑर्डर में लिखना चाहूँ, ऑर्डर ऑफ n में, here the highest polynomial degree of n is 1, तो इसका जो ऑर्डर है वो n होगा। ठीक है, हम एक और वाइल लूप देखते हैं। दिस वन
आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, और इंक्रीमेंट क्या हो रहा है, आई मल्टीप्लाई बाय 2। नाउ अगर हम इसको फॉर लूप में देखें तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2। मैं इसका इक्वलेंट फॉर लूप का भी कोड आपको दिखा देता हूँ। दिस इज द इक्वलेंट फॉर लूप कोड फॉर दिस। यहाँ पे आई हमेशा पास 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो आई हमेशा 0 ही रहेगा। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0। एनीवेज, तो ये हमारे पास इक्वलेंट कोड है वाइल लूप का इन फॉर लूप। तो इसका हमने एल्गोरिज्म जो है, इसका एनालिसिस हमने किया हुआ है ऑलरेडी। तो इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास आ रही थी O ऑफ log n। ठीक है, कैसे आ रही थी वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, और हमने इसको सॉल्व भी किया था कि log n कैसे आ रही है। इसके बाद हम एक देखते हैं, ये फालू का ये वाइल लूप है। ठीक है, अब इसका मैं इक्वलेंट फॉर लूप आपको दिखा देता हूँ। दैट इज दिस वन। ठीक है, आई इज इक्वल टू एन, आई इज इक्वल टू एन, आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1, एंड आई इज इक्वल टू आई बाय 2। तो ये आपके पास इसका इक्वलेंट आ गया फॉर लूप में। दिस इज वाइल लूप, और हमने इसका भी टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की हुई है, विच इज अगेन ऑर्डर ऑफ log n, और ये भी हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर लेते। अब हमारे पास आ जाती है एक वाइल लूप इन दिस फॉर्म। हियर आई इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू 1। कंडीशन है हमारे पास k इज लेस देन n, और हमारे पास 2 इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं। अगर मैं इसको फॉर लूप के लिहाज से लिखूं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी। इसमें 2 इनिशियलाइजेशन हैं, आई इज इक्वल टू 1 हो रहा है, एंड के इज इक्वल टू 1 हो रहा है। कंडीशन है हमारे पास k इज लेस देन n, एंड हेयर 2 तरह के इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, k इज इक्वल टू k प्लस 1 कॉमा आई प्लस प्लस, और अंदर हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। ठीक है, तो अब हम इसका थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग रही है, तो हम इसका एनालिसिस कर लेते हैं। नो, मैं इसको ट्रेवर्स करूंगा इन टर्म्स ऑफ आई एंड के। ठीक है, हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये जाएगा, आई एंड के। जब हमारे पास आई 1 है तो के भी 1 है स्टार्ट में। इनिशियलाइजेशन हमारी आई भी 1 से हो रही है, के भी 1 से इनिशियलाइज हुआ है। तो जब वैल्यूज कैलकुलेट होंगी, सॉरी दिस वन इज
k इज इक्वल टू k प्लस आई, k प्लस आई। तो जब वैल्यूज कैलकुलेट होगी तो k हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 2 एंड i प्लस प्लस 2। ठीक है, अगेन k is 2, I is 2, k will become 4, I will remain at 3. For the next term, k is 4, I is 3, k will become 3, sorry 7, k will become 4. अब अगर तो मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ तो मुझे इसकी कोई भी समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं इससे इसका फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकता। तो मैं इसको पार्ट्स में लिखता हूँ, जिस तरह से k हमारा कैलकुलेट हो रहा है। i क्या है 1, k क्या है 1, दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 1 प्लस 1। ठीक है, अब k हमारे पास है 1 प्लस 1, i है हमारे पास 2, तो k प्लस i हो रहा है, k इज 1 प्लस 1 और इसमें प्लस 2 ऐड कर रहे हैं। नाउ दिस वन इज k, दिस वन इज i, so k plus I 5, this one is k plus I। तो अब ये मेरे पास एक क्लियरर पिक्चर दे रहा है कि ये इसका क्या सीक्वेंस बन रही है। तो हम इसको आइट्रेट करते हैं फॉर एनी वैल्यू। हम k कर रहे थे तो यहाँ पे हम k यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि m जो है उसकी स्टॉपिंग क्राइटेरिया होगा किसी भी वैल्यू i पे। i जब m बन जाएगा तो हमारी जो लूप की कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी। तो जब m होगा तो हमारे पास k की वैल्यू क्या बन रही होगी, k होगा दिस प्लस प्लस m। ठीक है, तो ये हमारे पास k की वैल्यू होगी जब हमारे पास i जो है वो m तक पहुंच जाएगा। राइट, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो मेरा k है दैट इज इक्वल टू, अगर मैं इस वन को छोड़ दूं तो उसके अलावा क्या बन रहा है, दिस इज द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई k की वैल्यू। नाउ हम अपनी लूप की तरफ जाते हैं। हमारी लूप की कंडीशन है ये कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब k जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा। k हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू n होगा। k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इज इक्वल टू को हम कैरी करते हैं, ग्रेटर देन को हम निगलेक्ट कर देते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बिकम दिस। ठीक है, नाउ हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। i प्लस एम स्क्वेयर प्लस m डिवाइडेड बाय 2, दिस इज स्क्वेयर विच इज इक्वल टू n। राइट, अब यहाँ पे हम हाईएस्ट पॉलिनोमियल की डिग्री देखते हैं, तो दैट इज
m square is equals to n, ठीक है। और जब मैं दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लूँगा तो m इज इक्वल्स टू SQRT ऑफ n। तो ये आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी आ गई किसकी, स्टॉपिंग क्राइटेरिया के ऊपर, विच वाज m। तो इस लूप का जो ऑर्डर है दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ n। ऑर्डर ऑफ n जो है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ n, ठीक है। दिस वन इज वाइल लूप, ये उसका इक्वलेंट है फॉर लूप, और ये हमने उसको ट्रेवर्स किया, ड्राई रन किया है टू गेट टू अ स्टॉपिंग क्राइटेरिया। तो उस स्टॉपिंग क्राइटेरिया को जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमें उस स्टॉपिंग एलिमेंट के ऊपर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी पता चल गई, ठीक है। इसके बाद हम एक फंक्शन देखते हैं और उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी निकालने की ट्राई करते हैं। नाउ दिस इज अ फंक्शन func, it is taking an input parameter n. Inside this function you have if else block. In an if else then condition is n is less than 5. If this condition is true, the program or algorithm is outputting hello. If the condition is false, there is a for loop which is I is equals to 0, I is less than n, I plus plus, and it is executing some statement, right? So this is the complete function which you have to analyze for the time complexity. अब इस फंक्शन में हम अगर देखें तो हमारे पास इफ एल्स के दो ब्लॉक्स हैं। तो जब आपका n जो है वो स्पेसिफिकली फॉर दिस कंडीशन 5 से लेस होगा तो आपका इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक नहीं चलेगा, ठीक है। और जब वो 5 से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा तो आपका एल्स वाला ब्लॉक चलेगा जिसमें आपके पास फॉर लूप है। अब सबसे पहले तो हम इस फॉर लूप की टाइम कम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमें पता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि i इज इक्वल टू 0 है, लेस देन n प्लस प्लस हो रहा है, तो इसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो सिंपली आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। और इस इफ के जब इस इफ में होगा तो ये हमारे पास काउंटेबल है, तो ये हमेशा 5 टाइम्स चलेगा, तो इसका आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 5। तो 5 को हम जब कांस्टेंट आ जाए तो हम उसको 5 नहीं लिखते, हम उसको लिखते हैं ऑर्डर ऑफ 1 विच डिनोट्स द कांस्टेंट टाइम। this if block will always take constant time, n की जो भी वैल्यू हो उसके लिए ये इफ का ब्लॉक जब भी एग्जीक्यूट होगा ये हमेशा कांस्टेंट टाइम एग्जीक्यूट होगा। जब एल्स में आएगा तो वो n टाइम्स एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इस फंक्शन के लिए हमारे पास दो चीज़ें आ गई, यहाँ से एक और न्यू कंसेप्ट जनरेट होगा, वो होगा बेस्ट केस का और वर्स्ट केस का। हमारे पास बेस्ट केस वो होता है जब हमारी जो एल्गोरिदम है वो कम से कम स्टेप्स ले। लाइक बेस्ट केस क्या होगा, हम कुछ सर्च कर रहे हैं और हमने जैसे ही कोई पहली चीज़ देखी हमें उसमें वो मिल गया, ठीक है, तो दैट इज बेस्ट केस। वर्स्ट केस क्या है, हम चेक कर रहे हैं हर चीज़ और जो लास्ट चीज़ हमने चेक की है उसके ऊपर जाके वो चीज़ हमें मिली है,
तो हमारी एनर्जी सारी चीज़ों पे लगी है और जो लास्ट आइटम था उस पे हमें वो चीज़ जाके मिली है। तो इस फंक्शन का जो अगर हम देखें तो बेस्ट केस टाइम होगा ऑर्डर ऑफ 1, कि वो इसी इफ में रहे और यहीं से एग्जिट हो जाए। लाइक इफ आवर n इज 5 सॉरी 4, तो क्या होगा 4 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू, तो सी आउट हो जाएगा हेलो, दैट्स इट। एक दफ़ा आपका सी आउट हेलो हुआ और आपका फंक्शन जो है वो टर्मिनेट हो गया। और अगर हमारे पास n आ जाता है 5 या उससे बड़ा, तो क्या होगा आपकी फॉर लूप चलेगी उतनी ही दफ़ा जितना आपका n होगा। तो दैट विल बी योर वर्स्ट केस। तो बेस्ट केस में इस फंक्शन की टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है विच इज़ कांस्टेंट, और वर्स्ट केस में इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, राइट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दिस इज बेस्ट केस एंड दिस वन इज वर्स्ट केस, राइट। तो इस तरह से अगर आपके इफ एल्स आ जाएं किसी भी प्रोग्राम में, और एल्स के अंदर अगर फॉर लूप या कोई किसी भी तरह की लूप हो, तो आप उसको बेस्ट केस और वर्स्ट केस बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यही वाला फंक्शन इन दिस फॉर्म होता, यहाँ पे फॉर लूप ना होती, यहाँ पे होता वर्ल्ड, तो इस केस में इसका बेस्ट केस और वर्स्ट केस दोनों ऑर्डर ऑफ n ही होंगे। वाई? अगर तो n लेस देन 5 है तो क्या होगा सी आउट हेलो, और अगर ग्रेटर देन 5 है तो सी आउट होगा वर्ल्ड। तो दोनों केसेस में ये एक ही दफ़ा एग्जीक्यूट होंगी कंडीशंस, सॉरी स्टेटमेंट्स आपकी। तो बेस्ट केस में भी, और बेस्ट केस और इसका एवरेज केस और वर्स्ट केस दोनों ऑर्डर ऑफ n ही होंगे, ठीक है। अगर आपके इफ़ के अंदर लूप्स आ जाएं तो वहाँ पे आपके हो सकता है कि बेस्ट और वर्स्ट केस डिफरेंट बन जाए। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से टाइम फंक्शंस देख लिए हैं। I will write it here as types of time functions. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ 1 विच इज़ कांस्टेंट। जब भी आपके पास कांस्टेंट टाइम आ रहा होगा, वो 1 हो, 2 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, हम उसको हमेशा लिखेंगे ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाता है ऑर्डर ऑफ लॉग n, राइट। अब इसमें आपको हम इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस। इसमें हमारे पास सब बेसिस आ जाएंगी लॉग के, वो लॉग बेस 2 हो, लॉग बेस 3 हो, 4 हो और m हो। इन सब का टाइम फंक्शन जो है वो log n ही होगा, ठीक है।
log ऑफ n ही होगा। देन हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ n, दिस इज लीनियर। ठीक है, अब इसमें आपके पास सब कुछ आ जाएगा, 1n हो, 2n हो, 200n हो, 2000n हो, n बाय 2 हो, n बाय 200 हो, जितने भी आपके फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होंगे वो ऑर्डर ऑफ n में आएंगे, n में लाई करेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। These are called quadratic functions, और यहाँ पे आपका सिमिलरली n स्क्वायर के टर्म्स में आपकी कम्प्लेक्सिटीज आ रही होंगी। ठीक है, तो n स्क्वायर के साथ कुछ भी हो तो उनका जब तक जो पोलिनोमियल डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक या n स्क्वायर के टाइम फंक्शन में लाइक करेंगे। सिमिलरली आपके पास n क्यूब होगा, दैट इज cubic, it will be 3 polynomial degree of 3 in any form, n 3 n 2। ठीक है, इसी तरह से आपके चलते जाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000, और उसके बाद फिर आता है आपका ऑर्डर ऑफ 2 पावर n। These functions are called exponential functions, exponential functions। ठीक है, इसमें आपके पास आ जाते हैं 2n, कॉमा को मैं नीचे कर लेता हूँ, नाउ इसको हम कॉपी करते हैं, 3n 4n 5n 6n and n पावर n। एक्सपोनेंशियल में आपकी ये सब चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल आपके पास यही टाइम फंक्शन है टोटल। ठीक है, वो ये हो सकते हैं या दोनों का मर्ज हो सकता है। जैसे हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ n भी आया है, हमने फाइंड किया था, हमने n log n भी फाइंड किया था। अभी तक हमने 2 पावर n जो है इस तरह का कोई भी लूप एक्सप्लोर नहीं की। वो हम हो सकता है कि हमारे जो बाकी कोर्स है उसमें जब हम कोई एग्जांपल करें तो वहाँ पे हम किसी ऐसे एल्गोरिथम से इनकाउंटर करें जिसका 2 पावर n भी आ रहा हो या इसकी सिमिलर पोजीशन या सिचुएशन में उसकी कम्प्लेक्सिटी आ रही हो। तो टोटल टाइम फंक्शन आपके पास ये है। ठीक है, अब अगर तो मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो क्या होगा
हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट इज ऑलवेज लेसर देन log n, right? Log n is always lesser than square root of n. Square root of n is always lesser than n. N is always lesser than n log n. N log n is always lesser than n square, n cube. These and फिर आगे n4, n5, n6, n100, and then those are always lesser than 2 power n, which is lesser than 3 power n, which is lesser than n power n. थोड़ा सा इसको मैं साइज चेंज करता हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करते हैं मैथमेटिकल फॉर्म में, ताकि पढ़ने में आसानी हो। टू पावर n, 3 power n and n power n, ठीक है। अब दीज कंडीशंस मैं इसको जस्ट ऑर्डर ऑफ वन नहीं लिखता, मैं इसको कांस्टेंट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। नो दीज कंडीशंस आर ट्रू फॉर सम वैल्यूज ऑफ n, फॉर सम वैल्यूज ऑफ n, लेकिन ये वाली कंडीशन जिस भी n की वैल्यू के ऊपर ट्रू हो गई, तो उससे आगे वाली n की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सब के लिए ये ट्रू होंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक सिंपल सी चीज़ है जिसको आपने याद रखना है, एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन वी विल बी एनालाइजिंग एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और बिग ओ, ओमेगा ओ, थीटा को जब हम सीख रहे होंगे, तो ये वाली जो ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हमें बहुत काम आएगा उन नोटेशंस को सीखने में। अब इसको थोड़ा सा हम ना ट्राई करते हैं कि ये सही है भी या नहीं। तो मैं कुछ वैल्यूज़ लेता हूँ, हम लेते हैं log n, देन हम करते हैं n स्क्वायर कर लेते हैं और फिर 2 पावर n कर लेते हैं, ठीक है। हम इनको देखते हैं कि हमने जो ऊपर स्टेटमेंट लिखी है वो सही है भी या नहीं। स्टार्ट करते हैं n इज इक्वल टू 1 के साथ, ठीक है। अब लॉग हम जब भी लेते हैं आपको पता है कि वो बेस 2 होता है, अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो बेस 2 होता है। तो log ऑफ 1 इज ऑलवेज 0, ठीक है। देन 1 स्क्वायर इज 1, 2 पावर 1 इज 2, ठीक हो गया। अब हम करते हैं, तो यहाँ पे जो ये दो वैल्यूज़ हैं ये इक्वलेंट आ रही हैं, दैट मीन्स कि इन दो के n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज़ नॉट लेस देन n स्क्वायर, ये वाली कंडीशन जो है ये मैच नहीं हो रही। तो अब हम n की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करके देखते हैं। ये आपको मैं बताता हूँ कि ये चीज़ मैटर क्यों नहीं करती, ये मैं आपको जस्ट इस एग्जांपल के बाद बताता हूँ। अब हम n को करते हैं 2, तो log 2 बेस 2 इज़ 1,
2 power 2 is 4 and 2 power 2 is 4. Now for n is equals to 2, n square is not less than 2 power n. ठीक है, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हो रही है इसलिए हमने कहा था सम वैल्यूज ऑफ n, हमने ऑल वैल्यूज ऑफ n नहीं कहा। अब हम जाते हैं n इज इक्वल टू 4 की तरफ। So log 4 base 2 is 2 sorry 4 power 2 is 16, 2 power 4 is again 16. So यहाँ पे भी for n is equals to 4 ये जो आपकी कंडीशन है ये ट्रू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, n is equals to 8, for n is equals to 8 log 8 base 2 is 3, 8 power 2 is 64 and 2 power 4 is 256. Now for n is equals to 8 जो हमने कंडीशंस चेक करनी थी वो फुलफिल हो रही हैं, तो फ्रॉम देयर नाउ ऑन n इज इक्वल टू 8 से आगे जितनी भी हमारी n की वैल्यूज़ होंगी उनके लिए ये वाली जो कंडीशन है ये ऑलवेज ट्रू होगी। ठीक है, हम चेक करते हैं। पर n इज इक्वल टू 9 हम चेक करते हैं, तो log 9 base 2 is something around 3.1, 9 power 2 is 81, 2 power 9 is 512। तो ये हमेशा इंक्रीज हो रही हैं। दिस वन विल ऑलवेज लेसर देन n, n विल ऑलवेज लेसर देन n स्क्वायर एंड n स्क्वायर विल ऑलवेज लेसर देन 512। अब आप ग्रोथ चेक करें, log n किस तरह से आपका इंक्रीज हो रहा है, बहुत कम, 3 से ये 3.1 पे आया, n 8 से 9 पे आया, n स्क्वायर आपका 64 से 81 पे आया। तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑलमोस्ट अराउंड 18 का मेरे ख्याल से वो हुआ है इंक्रीमेंट। और जो 2 पावर n है दैट इज डबल्ड, तो अगर मैं 10 पे जाऊंगा तो ये और भी आगे जाएगी, तो ये डबल हो रही है हमेशा, तो इसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अब कुछ वैल्यूज़ के लिए ये ट्रू नहीं थी हमारी कंडीशन, तो हम उनको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। जो हम किसी भी एल्गोरिदम का एनालिसिस करते हैं वो हम उसकी स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होती है, हम उसको 1 या 2 की वैल्यूज़ नहीं देते कि उसको, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक सिस्टम बनाया है, वेबसाइट बनाई है जो कि हाईटेक यूनिवर्सिटी को का एग्ज़ाम सिस्टम है, ये रिज़ल्ट सिस्टम है, तो हम उसके ऊपर जब स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे तो हम उसके ऊपर एट अ टाइम 2 3 4 5 10 15 20 स्टूडेंट्स को अटैम्प्ट करवा के उसको टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि 2 15 20 के ऊपर तो वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करेगी। हम उसके ऊपर जो ट्रैफिक भेजेंगे वो अनलिमिटेड होगी, लाइक 3000 4000। जैसे अगर हमारे पास हाईटेक की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो अगर 4000 है तो हम उसके ऊपर 4000 की 4000 रिक्वेस्ट इकट्ठी भेजेंगे, ताकि हमें पता चले कि अगर सब स्टूडेंट एक ही टाइम पे उसको ओपन कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो उनको उसका रिस्पांस कितनी देर में मिलता है, कैसे मिलता है, मिलता भी है या नहीं मिलता। तो इसी तरह से जब हम एल्गोरिदम्स की बात करते हैं, एल्गोरिदम्स की टाइम कम्प्लेक्सिटीज़ की बात करते हैं, तो हम n की जो वैल्यूज़ है तो वो हम स्मॉलर कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि वो स्मॉल वैल्यूज़ पे तो हमेशा अच्छा ही परफॉर्म करेगा। हम n
उसको बिगर वैल्यूज़ के लिए देखते हैं, 10,000, 1 लाख या इससे भी ज़्यादा। तो हम उस जगह पे कि हमारे पास ज़्यादा जब आइट्रेशन होंगी तब ये कितना टाइम लेगा। अगर हमारे पास एरे ही 2 इंडेक्सेस की है और हमने उसमें से मिनिमम वो ढूंढना है, मिनिमम जो आपका नंबर है वो ढूंढना है, तो उसमें तो हमेशा कांस्टेंट टाइम लगेगा कि या तो वो 0 इंडेक्स पे होगा या 1 इंडेक्स पे होगा। तो इसकी बेस पे तो हम अपने एल्गोरिदम का जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसको एनालाइज नहीं कर सकते। हम अपनी एरे में अनलिमिटेड नंबर्स रखेंगे या फिर ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर रखेंगे। हम उसमें से अपने एल्गोरिदम के थ्रू सर्च जब करेंगे तो उस बेस पे हमें पता चलेगा कि हमारा एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट है। तो इसलिए अगर n की स्मॉलर वैल्यूज़ पे हमारी कुछ कंडीशंस फॉल्स हो रही हैं तो उनसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि n की बिगर वैल्यूज़ के ऊपर जब n थोड़ा सा भी बड़ा होता है तो हमारी जो कंडीशन हैं वो स्टैंड कर रही हैं। तो दैट इज़ इनफ कि हमारी कंडीशन n की बिगर वैल्यूज़ के लिए वैलिड हैं, और हमें यही चाहिए कि हमें n की बिगर वैल्यूज़ के ऊपर अपने एल्गोरिदम को एनालाइज कर दें। ठीक है, तो दैट्स इट। ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट थे जो कि आगे यूज़ होंगे हमारे टाइम फंक्शन की टाइप्स और फिर इनके सीक्वेंशियल ऑर्डर कि वो किस ऑर्डर में प्लेस होते हैं। ये वाले कंसेप्ट हमारे आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन, उसमें ये यूज़ होंगे और ये उस टॉपिक का बेसिक और की फीचर है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आई तो आपको हो सकता है कि वो भी चीज़ें समझ ना आए। तो इसलिए अगर आपके इस टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू ईमेल और व्हाट्सएप, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो क्यूरीज़ हैं उनको विद इन 24 आवर्स एड्रेस करूँ। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।